This is pi pi conjugation. This is sigma pi conjugation, right? मतलब sigma bond in conjugation with the pi bond. इसको बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं. बेकर-नाथन इफेक्ट, दो साइंटिस्ट के नेम पे. इसमें क्या होता है? This is also called no bond resonance. क्योंकि जब इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओगे, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें बॉन्ड दिखेगा ही नहीं. तो हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, बस इस रेजोनेंस में क्या हो गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस इज आल्सो देयर. और ये इफेक्ट टेम्पररी नहीं होगा, इट इज आल्सो परमानेंट इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट एक ही है, कौन सा था? इलेक्ट्रोमेरिक, राइट? तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि CH3 हो गया, ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2. एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या हुआ? ये बॉन्ड लेंथ is less than CH bond length in CH4. मीथेन से छोटा बॉन्ड है, मीथेन से बड़ा बॉन्ड है इस पे. ये बॉन्ड लेंथ जो होता है मीथेन में, जितना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड उससे बड़ा है, क्योंकि ये भी तो sp3 है और ये S है. तो sp3s का बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा बॉन्ड दिखता नहीं. साथ में ये बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड लेंथ ये होता है is in between single and double. और ये भी सिंगल और डबल, इसका भी वही हुआ. एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल और डबल के बीच में है, ये भी सिंगल और डबल के बीच में है, और ये सिंगल से थोड़ा बड़ा है. तो रेजोनेंस का तो कोई चांस ही नहीं है. प्योर पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में क्या हो जाता था? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है यहाँ पे, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये जस्टिफाई हो गया कि अच्छा इसको एक सिंगल सिंगल ले लो. ये एक इलेक्ट्रॉन था, तो वही पाई क्लाउड यहाँ से यहाँ तक चला गया. यहाँ भी डीवीसी आ गया, इधर भी डीवीसी आ गया, ऐसे था ना. बट अब मीथेन हो जाए तब कैसे रेजोनेंस दिखाओगे यहाँ पे? अब तो ये पाई क्लाउड ही नहीं, फिर भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डीवीसी है. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया कैसे? तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड को कंजुगेशन में दिखा दिया गया. तो इसको बेकर और नाथन ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट से 30,000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. बेकर एंड नाथन हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन किया था इन चीजों को. तो देखो ये CH हो गया. उन्होंने बताया कि ये क्या बोला कि जब ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है, मतलब ये रेजोनेंस में, तो ये पहला इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गया. एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हुआ, उसमें इसको ऐसे शिफ्ट किया, अगले में इस CH को, अगले में इस CH को शिफ्ट किया. जब इसको शिफ्ट करोगे तो रेजोनेंस ऐसे दिखाता है. कैसे आएगा? HCH, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया. विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, 1 और 2? कौन सा इमेजिनरी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट. यस, क्योंकि नॉन पोलर, और ये सेकंड वाला पोलर है. इसमें प्लस माइनस चार्ज सेपरेट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, तो लेस स्टेबल होता है. एंड रेस्ट थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो. फोर्थ में ऐसे. हाइब्रिड कैसा होगा? हाइब्रिड में यहाँ पे क्या होगा? सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आएगा ना. ये बॉन्ड भी सिंगल और डबल के बीच में आएगा, सॉरी 0 to 1 के बीच में आएगा. कैसे? इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन देखोगे, मान लो इसने सिंगल बॉन्ड डोनेट किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड डोनेट किया, उधर स्ट्रक्चर में क्या था? एक ने सिंगल डोनेट किया, एक ने 0 बॉन्ड डोनेट किया. तो 0 1 1 1 एवरेज भी लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा?
0 + 1 + 1 + 1 3/4 ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 3/4, जैसे मैंने बताया था कि मान लो 4 ऑफ यू आर देयर, 3 ने 100 रुपीज दिया और 1 ने 0 रुपये दिया, तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? तीन लोगों ने 0 0 0 दी, 3 लोगों ने 0 दिया, सॉरी 3 ने 100 कंट्रीब्यूट किया, 1 ने 0 कंट्रीब्यूट किया। आदित्य, वरुण, इतना लेट क्यों? अब हाइपर कंजुगेशन के चक्कर में आगे सब मिस हो गया तुम्हारा। मेन पार्टी मिस किया तुम लोगों ने, आदित्य और वरुण काले दोनों ने। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3/4 है ना। ओके, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर? कंट्रीब्यूशन कोई डबल कर रहा है, कोई सिंगल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये भी 0.5 के बीच में आएगा, सॉरी 1.5 के बीच में आएगा ना, और यहाँ भी 1.5 के बीच में आएगा। चार्जेस यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ऐसे ही होगा ना, 3 डेल्टा माइनस एग्जैक्टली। ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन, क्या था इसमें हाइपर कंजुगेशन? H प्लस बॉन्डिंग नहीं करेगा क्या? नहीं, H प्लस जो तुमने इमेजिनेशन बताया ऐसे ही रहेगा, बॉन्ड नहीं है, फ्री है, इसीलिए बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसके 4 इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाए और एक में बॉन्ड नहीं है। तो तुमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उसमें एक ऐसा भी है जिसके पास बॉन्ड नहीं है, बिना बॉन्ड के, इसलिए ये रेजोनेंस तो है, बट व्हाट इज इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर हुआ कैसे हुआ नो बॉन्ड रेजोनेंस? अच्छा ये बताओ कि यदि बॉन्ड शिफ्ट होता है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा था हाइपर कंजुगेशन में, तो H प्लस तो बना, H प्लस बना तो क्या बेस डालेंगे तो ये रिएक्ट करेगा क्या? क्या मॉलिक्यूल H प्लस डाला तो बेस से रिएक्ट करेगा? H प्लस तो बना हुआ है ना मॉलिक्यूल। हाँ अनुष्का बोलो। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए जो रीजन आपने बताया वो समझ में नहीं आया। मतलब रीजन मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सब अलग मिला, जो बनने से मिल रहा था। तुम नॉर्मल बना रहे हो तो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, जहां जहां पे सोच रहे हो कि ये डबल होगा ये सिंगल बॉन्ड होगा, वैसा कुछ नहीं मिला, है ना। हर हाँ जगह डीबीसी मिल रहा था या पार्शियल बॉन्ड मिल रहा था, मतलब एक स्ट्रक्चर बता नहीं पा रहा था कि रियलिटी क्या है। हाँ। इमेजिनरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया और उसका कंट्रीब्यूशन लेके बनाया, जस्ट लाइक रेजोनेंस ही तो है, क्या ओके, डिफरेंस? हाँ, थैंक यू सर। okay. ये बताओ कौन बताएगा कि एसिडिक क्यों नहीं होगा? दिस इज नॉट एसिडिक, इसका रीजन किसी को? आ रहे हैं, बताओ, बोलो। सर मुझे डाउट ही था एक्चुअली। हाँ बोलो। सर मुझे अगर रेजोनेंस इफेक्ट जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि अगर वो कॉन्जुगेशन में रहेगा फिगर तो ही रेजोनेंस होगा, बट फिर वैसे ही मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन का नहीं समझ में आया, पता कैसे चलेगा कि वो इफेक्ट हो रहा है। वो तो आगे देखते हैं, पहले तो समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है, हाँ सर। मतलब वो मॉलिक्यूल रियल नहीं होगा, तो कुछ कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना के रियल बनाया गया। हाँ, ये हाँ चारों का एवरेज लिया जाए तो रियल मॉलिक्यूल ऐसा ही है। हाँ सर, ये समझा। हाँ, तो आगे समझ में आएगा, अभी बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट ही किया है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर बोलो। सर मुझे लगता है अगर वो H प्लस दे दिया तो फिर ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा ना। इसलिए H प्लस नहीं देगा, बट H प्लस तो बना है ना। हाँ अरे H प्लस बना है, सपने में बना है, मैं तुम्हें सपने में पूरा वो होटल रियल ताज नहीं है बना ना। के दे देता हूँ, जाके रह लोगी क्या?
किसी को भी देना हो सपने में क्रिएट किया, लो तो होटल ताज बन गया, जाओ रहो, तुम्हें दे दिया है, एक क्रिएट कर दिया यूएसए टाइप का कंट्री, ले जाओ तुम्हारा हो गया, होगा क्या? नहीं हो सकता है ना, वही चीज है, ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इमेजिनेशन में तुमने मॉलिक्यूल में बनाया कि बॉन्ड नहीं एच प्लस है तो क्या वो एसिड हो गया? अरे वैसा मॉलिक्यूल ही नहीं है, रियल मॉलिक्यूल तो नीचे वाला हाइब्रिड जो बनाया। सबको क्लियर है कि एच प्लस, वो तुमने जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर इमेजिनेशन में बनाया एच प्लस, है ना, तो उससे वो एसिडिक नहीं होगा, रियल मॉलिक्यूल में एच प्लस नहीं है ना, रियल मॉलिक्यूल तो डॉटेड डॉटेड है ही। ओके, सब इतना लेट क्यों आ रहे हो? अंशुल भी, प्रणय भी, अब कैसे समझ में आया है पर कंजुगेशन? मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, अब तुम लोग को खुद से पढ़ना पड़ जाएगा, पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। ओके, ऑर्गेनिक में और भी लेस हो जाएंगे, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ने वाले बच्चों को एकदम गायब कर देता है अपने पास से। ये रोज जो आधे घंटे पढ़ेंगे उनका तो कंट्रोल आएगा, उनके लिए तो जेई मेंस एडवांस सब इजी होगा, और जो आधे घंटे भी नहीं पढ़ते ऑर्गेनिक, उनका जीरो हो जाएगा, तो धीरे धीरे जीरो होते जाएगा, तो जो भी नहीं पढ़ने वाले हैं वो आउट ऑफ लिस्ट होते जाएंगे। और ये सबसे मेजर फैक्टर है आईआईटी में जाने का, जिसका ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, जिसका नहीं है वो नहीं जाएगा। क्यों? तुम फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, 2-2 मिनट 3-3 मिनट देके, या 2 मिनट में तो पूरा ऑर्गेनिक ही सॉल्व हो जाएगा, देखा और टिक कर दोगे, अभी तो सोच रहे हो ना, बाद में देखोगे टिक कर दोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, 5 मिनट के अंदर सब करके बैठ जाते हैं। तो 300 में 60 मार्क्स तुम्हें 5 मिनट के अंदर आ गया, और एक एक फिजिक्स से तुम 60 लाने जाओगे तो तुम्हें 1 घंटे लग जाएंगे, तो कौन जाएगा आईआईटी में? सोचो कौन जाएगा एनआईटी में? वही जिसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है, बाकी लोग भूल जाओ। स्ट्रांग उसी का होगा जो रोज आधे घंटे रिवाइज कर रहा है, बाद में रिवीजन का कोई मतलब है सिर्फ कि फॉर्मिक एसिड एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है कि एसिटिक एसिड, वो डायरेक्ट आएगा। तुमने नोट्स बार बार रिवाइज किया तो तुम्हें याद आएगा, हाँ इंडक्टिव के नोट्स में था एसिटिक एसिड लेस एसिडिक, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि मिथाइलामाइन इथाइलामाइन कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो नोट्स बार बार रिवाइज किया डायरेक्ट करोगे, CHCl3 ज्यादा एसिडिक है कि CHF3, कई बार आया हुआ। एक बार समझा कि नहीं समझा क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझा तो भी रट लिया तो भी ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो यही है ना, बट डेली जो आधा घंटा करेगा वही, तुम स्टार्टिंग में नहीं करोगे, सोचोगे कि एक बार जीओसी हो जाए ऐसे मेरे, अब फिर से स्टार्ट करो ऑर्गेनिक, तो देखोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक टेस्ट है ना, रिवीजन पुअर हुआ, टॉपिक हाथ से निकला। ऑर्गेनिक इज द मोस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस बोल सकते हो, इसकी वोलेटिलिटी इतनी हाई है तुरंत दिमाग से उड़ जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। डेली हाफ एन आवर रिवीजन इज सफिशिएंट, हाफ एन आवर ऑर्गेनिक हाफ एन आवर इनऑर्गेनिक, केवल इतना कर लो ना, एनआईटी में एक सीट तो पक्का हो गया ऐसे। 65 मार्क्स तुम इधर से लेके आओगे, और 130-140 के बाद ही एनआईटी मिल जाता है, तो उसके लिए तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ भी है, आधे मार्क्स तो इधर से आ जाएंगे, सिर्फ आधे आधे घंटे जो डेली ये पढ़े थे। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, एक बार लाइफ में आ गया अच्छा कॉलेज, फिर एंजॉय करते रहो। ओके देखो, तो ये मैंने बताया कि हाइपर कंजुगेशन इज व्हाट, जस्ट लाइक रेजोनेंस, बट इसमें सीएच बॉन्ड होता है इन कंजुगेशन। इसमें क्या होता है, सीएच बॉन्ड, इसका कंडीशन इन कंजुगेशन, मतलब यही रेजोनेंस में जाएगा विथ अनसैचुरेटेड कार्बन। सीएच बॉन्ड मतलब अल्फा कार्बन का, अल्फा कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन, अल्फा बीटा गामा ऐसे है ना। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा था? अनसैचुरेटेड कार्बन C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन पे प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल, ये सभी तो अनसैचुरेटेड है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे है ना। बट तुम कार्बन आयन करोगे ना तो इसके साथ नहीं होगा, क्यों? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है,
ये सैचुरेटेड होगा, या खुद CH3 करोगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सैचुरेटेड है, इसके साथ भी नहीं होगा। तो ये CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ किसके साथ होना चाहिए? CH बॉन्ड मतलब अल्फा कार्बन पे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक एक करके केस देखते हैं हम लोग कैसे। देखो पहला केस हम लोगों ने किया अभी, ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C मिथाइल मिथाइल H। इसमें कितने अल्फा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। जब तुम रेजोनेंस बनाओगे तो अल्फा कार्बन ही जाएगा, बीटा तो भूल जाओ। और वो भी कैसे शिफ्ट करना है? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, ये इधर जाएगा, ऐसे ना। क्लियर? इसका भी होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, ये इधर जाएगा। तो टोटल अल्फा कार्बन कितना है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिछले बार में कैसे होंगे? अल्फा है कि बीटा? ये अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड के बाद पहले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलना है हमें, अनसैचुरेटेड कार्बन, उसके बाद फर्स्ट को हम लोग अल्फा कार्बन बोलना है। क्लियर? अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? एल्कीन, एल्काइन सब अनसैचुरेटेड है ना। उसके बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद बीटा, फिर गामा। तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा CH कितना है यहाँ पे? 2 अल्फा CH, यहाँ पे 3। टोटल अल्फा CH कितना हो गया? 3 अल्फा CH। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे फिर? पिछले बार भी 3 था तो एक ज्यादा बना था ना, 4, क्योंकि फर्स्ट तो यही हो गया। पहला तो जो बनाया वो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। दूसरा जब ये CH बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, तीसरा जब इसको शिफ्ट करोगे, चौथा जब इसको शिफ्ट करोगे। टोटल कितने हो गए? 4 ना। More the number of resonating structure, more the stability. More the number of resonating structure, more the stability. तो जब स्टेबिलिटी की बात आ जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास कोई अल्फा CH है क्या? CH3 डबल बॉन्ड CH2, इधर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ अल्फा CH इंक्रीजेस, इधर नंबर ऑफ अल्फा CH, नो अल्फा CH, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इधर 3 अल्फा CH, इसके पास 3 + 3, ये दोनों अल्फा ही है ना। इसके पास 3 + 3 + 3, 9 अल्फा CH। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन है ना, उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, और उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, और उसमें देखोगे कि कितने हाइड्रोजन है, उससे स्टेबिलिटी डिटरमाइन। ओके, तो इसको पूरा लिस्ट देखते हैं हम लोग कैसे होगा। पूरे लिस्ट में देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, C डबल बॉन्ड इज C, CH3H। इसके पास कितना अल्फा CH है वो काउंट करो, CH3 C, CH3 H और H।
CH3 अनुष्का एक्सप्लेन करना है तो मुझे। CH3 C CH3 double bond CH3H, then CH3 C CH3 double bond CH3 CH3। अब अल्फा CH काउंट करो। अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है? ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड। इस अनसैचुरेटेड से अटैच जो कार्बन अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब ये CH2 CH3 हो जाता है, तो ये बीटा और ये गामा, ऐसे ना। और इधर भी CH2 CH3, ये बीटा और गामा, ऐसे होता है ना। पहला ही कार्बन अल्फा है, अनसैचुरेटेड हुआ, तो इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, ऐसे ही होगा ना। तो सब में अल्फा CH कितने हैं? जिसके पास जितना अल्फा CH उतना स्टेबल, उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जिसके पास नो अल्फा CH, नो हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, अल्फा कार्बन तो चाहिए। इधर 3 अल्फा CH, और ये तीनों यहां से ले लो एक और CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, मतलब 6 अल्फा CH। ये तीनों 6 वाले हैं, 6 अल्फा CH। उसके बाद ये 9 अल्फा CH वाला है, और ये 12 अल्फा CH। इसके पास जितना ज्यादा अल्फा CH उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ना। हाँ, तो स्टेबिलिटी इधर इंक्रीजेस। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। बट बीच वाले में तुम्हें डाउट आता है कि ये कैसे हुआ 6 अल्फा CH वाला। ये स्ट्रक्चर सिस कहलाता है, इसमें ये दोनों में रिपल्सन रहता है ना। तो ये लेस स्टेबल होता है, सो लेस स्टेबल। उससे ज्यादा स्टेबल ट्रांस होता है, उससे ज्यादा स्टेबल होगा जब दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे आ जाए। तो मिथाइल अपोजिट साइड पे है ना, डबल बॉन्ड के क्रॉस है, लेफ्ट और राइट। हाँ, तो सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में जब दोनों दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे आ गए ऐसे, तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? ये क्रॉस थे तो क्यों कम स्टेबल? उसका रीजन बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं। पहले इतना हमें समझ में आया कि नहीं, वो बताओ। नाउ यू कैन रेज योर हैंड। आप पूछो जो पूछना। बोलो वानी। यस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन इज CH। हाँ, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हो गया उसको अल्फा CH बोल रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओ, फिर से हैंड करो, रेज योर हैंड अगेन। हाँ बोलो सर बोलो। वो नंबर ऑफ अल्फा CH डिटरमाइन करने के लिए जितना ज्यादा CH3 रहेगा वैसे पता चलेगा क्या? हाँ, अल्फा पे कितना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन हो गया, और कितने हाइड्रोजन है ये? अल्फा CH बॉन्ड कितने हैं? तो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाँ 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, ये भी अल्फा ही है ना। तो इसके बाद यहाँ पे CH3 रहता तो काउंट नहीं होता, तो बीटा हाइड्रोजन है। तुम्हें अल्फा यहाँ पे 2 ही काउंट होता, फिर 2 अल्फा CH। क्लियर हुआ? हाँ ओके। थैंक यू सर। और किसी को डाउट है इसमें कुछ? आदित्य बोलो। हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, इसमें अल्फा कार्बन कैसे डिटरमाइन करना है वो नहीं समझा मुझे। अरे
कितने बार बताया आदित्य, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मतलब अल्फा और बीटा में क्या मतलब फर्क है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तुमने लेट ज्वाइन किया था फ्रेंड आज? नहीं, मैं टाइम पे ही था। तो वैसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पहला और दूसरा का नहीं समझ में आ रहा? 3 बार तो बताया। क्योंकि जो लेवल है तुम्हारा, तुम्हारे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अल्फा समझ में नहीं आए, फिर कहीं उठ के चले गए होगे। डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कार्बन है ना, और उसके बाद वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? देखो चौथी बार मैं सबको बता रहा हूँ, आगे नहीं पूछो कि अल्फा कार्बन क्या है, कैसे डिटरमाइन हो रहा है। अल्फा कार्बन में बताया कि इस तरह से ऐसे होता है नेमिंग। जब यूपेक नोमेनक्लेचर किया था तो बताया था ये अल्फा बीटा गामा ऐसे नाम होता है, अल्फा बीटा गामा, है ना? तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है अनसैचुरेटेड के बाद। अभी नोट्स में यहाँ पे लिखा था ऐसे, अनसैचुरेटेड कार्बन लिखा था ना प्रीवियस पेज पर, उसके बाद वाले को अल्फा बोल रहे हैं, उसके बाद को बीटा, उसके बाद को गामा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन वो काउंट करो, ये 2 है। इतनी छोटी छोटी बात बार बार पूछोगे तो कैसे होगा तुम लोग का? 3 बार बता चुका है, इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि ये कैसे आ रहा है? हाँ, अनसैचुरेटेड कार्बन के बाद वाला फर्स्ट लिख भी दिया, 3 बार बता दिया, फिर भी चौथी बार भी सब पूछ रहे हैं। क्या इतना डाउट है कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं? नोमेनक्लेचर में बताया था, उसके साथ अटैच तो अल्फा सी एच होगा। इसका सिमिलर मतलब सेम थिंग हो रहा है कि ध्यान नहीं दे रहे हो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छे से लिख दिया, बता दिया, फिर से लिख दिया, क्या फर्क होता है? वहां भी ये लिखा था कि अनसैचुरेटेड है, उसके बाद ये अल्फा हो गया, तो इसके पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा सी एच बोलेंगे। तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, फिर से पूछ लो, किसी को पूछना था। चौथी पांचवी बार भी अल्फा कार्बन बताता हूँ क्या कहलाता है, फिर आगे जाएंगे हम लोग। और किसी को डाउट है अल्फा कार्बन क्या कहलाता है? सोच लो, क्योंकि मैं 4 बार बता चुका, अब 5वीं बार नहीं बताऊं। डबल को बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, 4 टाइम्स हो चुका है, 5वीं बार नहीं पूछना है किसी को। अभी पूछना है तो फिर से पूछ लो कि नहीं समझ में आया अल्फा क्या है। क्लियर? हाँ तो याद रखना, अब 5वीं बार कोई नहीं पूछेगा। तो मोर द अभी मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चंस आते हैं ये सब, कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, क्यों है। CH3 डबल बॉन्ड C H CH2H, इसका कैनन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज ऑन 2 डिग्री, तो इसका प्लस आई भी तो आएगा ना, फिर डिस्टेबलाइज बाई इंडक्टिव इफेक्ट। टू डिग्री कार्बन है, और उसी को जब तुम ऐसे बना दोगे, डबल बॉन्ड CH2 इधर शिफ्ट होगा तो इधर आएगा। इस केस में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C CH2 माइनस CH3। ये 1 डिग्री कार्बन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या होता है? 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, तो ये मोर स्टेबल हुआ ना। क्यों? ये हम लोग ने इंडक्टिव में एक्सप्लेन किया था, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन है, यही हुआ ना। तो ज्यादा स्टेबल क्या होगा, जिसमें दोनों CH3 सेम पेयर है, देन CH3 अक्रॉस है।
इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड CH3S है। इसमें भी तो जब तुम शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ना, CH वाले बॉन्ड को शिफ्ट करोगे CH2H को ऐसे, तो इधर आके नेगेटिव चार्ज आया ना, 2 डिग्री कार्बन है। और उससे ज्यादा ट्रांस होगा, ट्रांस की स्टेबिलिटी का रीजन क्या हो गया, रिपल्सन नहीं है तो ज्यादा स्टेबल होता है। बट इसमें भी 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, इधर से शिफ्ट करोगे तो यही हो रहा है ना। और इससे ज्यादा स्टेबल ये है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो वो फैकल्टी टेस्ट में पूछ लेता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। देखो इसे समझो, तो मैं जस्ट 2 मिनट मार रहा हूँ, देखो इसे।
ओके हाँ चलो अब बताओ, इसमें डाउट है? ये क्वेश्चन ये लोग फैकल्टी टेस्ट में पूछते हैं हमेशा। सोचो कि मतलब जिस चीज का एक्सप्लेनेशन सही से बुक में नहीं है लो, वो कोई फैकल्टी का टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हें ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाई एरोज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो मैं शो कर रहा हूँ ना कि जब तुम शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री पे कार्बन है। हाँ अनुष्का बोलो। सर वो लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा वो नहीं समझा। लास्ट वाले में इसको एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया ये, जब दोनों मिथाइल सेम पे रहेगा तो क्या होगा, ये जब तुम शिफ्ट करो इधर तो इधर 2 डिग्री पे कार्बन आयन आ रहा है ना, ओके हाँ 1 डिग्री पे, तो ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? और इसमें जब यस तुम शिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इस तरह से शिफ्ट किया, CH वाले को इधर गया, इधर गया, तो इधर आ रहा है ना 2 डिग्री पे। ये जो मैंने दिखाया, इसमें CH को शिफ्ट करोगे तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री पे ही आ रहा है। और सिस और ट्रांस पे ज्यादा स्टेबल क्या है? ऑलवेज ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल क्योंकि इसमें रिपल्शन नहीं रहता है। सोच लो। ओके सबको क्लियर है ये? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं राइट, तो नोट्स रिवाइज कर करके सब क्वेश्चन लर्न हो जाने चाहिए। ओके क्लियर, ठीक है। ये CH पार्ट वाला मैंने किया कि CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ अनसैचुरेटेड कार्बन, यही था ना, मतलब CH बॉन्ड इन कंजुगेशन में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल, यही 4 केस है ना। जब कंजुगेशन कहलाएगा तो रेजोनेंस होगा, ये सब अनसैचुरेटेड कार्बन। तो अब बताओ HCHCH, जब तुम CH डबल बॉन्ड CH कर रहे हो तो इसके पास तो नो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जब तुम शिफ्ट कर रहे हो ये किधर जा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करो तो इसके पाई स्टार में जा रहा होगा ना, ऐसे ये जो हुआ पाई स्टार। ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके पाई स्टार के साथ ऐसे बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा पाई स्टार बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही खाली है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना चुके हैं, इसके पास वैकेंट क्या है, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग। हाँ ऑफकोर्स एंटी बॉन्डिंग वाला वैकेंट, यही है ना। हाँ, तो ये सिग्मा पाई स्टार बॉन्ड है। तो अब CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विद कार्बोकेटायन में काम करेगा, कार्बोकेटायन लोगे तो उसको कैसे बताएंगे, CH है CH है, ये CH2 प्लस है, CH2 प्लस है तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा बॉन्ड किसको ट्रांसफर करोगे, इसको ना। हाँ, तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, सिग्मा पी, ओवरलैपिंग है ना। तो इसमें ये अनसैचुरेटेड कार्बन के बाद वाले को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन है ना CH2 प्लस, ये कार्बन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, क्यों 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा कार्बन पे जो CH है वो इधर जाएगा रेजिनेंस पे, तो इधर शिफ्ट करोगे तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, HC, इसको नेक्स्ट पे दिखाता हूँ मैं फिर बढ़ते हुए। CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ CH2 प्लस, ऐसे है ना, इसको शिफ्ट करो इधर, ये स्ट्रक्चर 1 हो गया। स्ट्रक्चर 2 कैसा होगा, HCH, यहाँ पे H प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड CH2। देन थर्ड, इस कार्बन को शिफ्ट करो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, देन इधर आ गया ये डबल बॉन्ड CH2, थर्ड है ना। देन फोर्थ HCH, यहाँ पे प्लस हो गया, डबल बॉन्ड CH2। ये 4 इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गए। रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिड, सबका एवरेज ले लो, एवरेज मतलब यहाँ डॉटेड बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डॉटेड आ जाएगा, यहाँ पे डॉटेड आ गया, और ये डबल बॉन्ड, नहीं डबल तो नहीं होगा, सिंगल था, कहीं कहीं पे डबल है, 3 डबल एक जगह सिंगल, तो DBC आएगा ना। हाँ
चार्जेस सेपरेट डेल्टा प्लस ही आने वाले, ओवरऑल प्लस ऐड करके बन रहा है। हाँ, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डाउट है वो पूछ। ये क्लियर हुआ सबको कैसे क्या? आदित्य बोलो। हेलो आदित्य बताओ। सर, मुझे एक डाउट है कि 2, 3 और 4 में स्टेबिलिटी सेम होगा ना? हाँ सेम होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखोगे तो सेम ही होगा। 1 मोर स्टेबल देन 2 इक्वल टू 3 देन 4। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रियल बनाएगा, इक्वल है ये। ठीक है, लोग और एज सच कोई डाउट? ओके, ये कर दिया हम लोगों ने CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। तो इसके बाद आ गया थर्ड, CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ व्हाट? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल लोगे CH बॉन्ड का तो कैसा दिखेगा? ये रेडिकल है, तो इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो बॉन्ड बन जाएगा, तो ये रेडिकल फ्री हो गया ना। तो इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल दिखना ही चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा ना। देन अगले में इसको फ्री कर दो, इसको बॉन्ड दिखा दो, ये डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट में इसको रखो, ये फ्री कर दो, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ ना? बट यही CH बॉन्ड इन कंजुगेशन विद कार्बन आयन हो जाए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? CH2 माइनस हो जाए तो इसको तुम शिफ्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा, मतलब नो रेजोनेंस। ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल क्या होते हैं? 7 से कम होते हैं, अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? HCH CH3 लोगे तो इसको भी इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी क्या है? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेशन जो हो रही है तभी स्टेबिलिटी आती है। तो कब कब होगा? डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, प्लस चार्ज एंड कार्बन आयन। शिफ्ट क्या होगा? हमेशा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई और बॉन्ड शिफ्ट नहीं करना, राइट? तो ये बताया था कि मोर स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ अल्फा CH, ये है ना। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट करें हम लोग। फर्स्ट हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उसमें अभी बता दिया कि जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक सिंपल ले लो, एक एग्जाम्पल तो अभी दिया, अब इसमें बताओ फर्स्ट में ABCD में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये B, ऑर्डर बताना है तुम्हें। C, स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट रहेगा कि अल्फा CH काउंट करने में, थोड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। D, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर बताओ।
ओके ये आंसर है, बिल्कुल 8 आंसर है। अटेम्प्ट ओके डन। BACD BDCA BACD ACBD BACD BACD BDCA BACD सब इक्वल। BACD सबसे ज्यादा BACD है, मतलब 4-5 लोगों ने BACD दिया है, शायद हो सकता है वो देखें। ओके देखता हूँ। तो अल्फा CH कैसे काउंट करना है? अब यहाँ अल्फा तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये अनसैचुरेटेड कार्बन और ये अनसैचुरेटेड कार्बन, जिसके बाद वाला अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन लिखा नहीं रहेगा, तुम्हें समझना होगा कि 2 हाइड्रोजन तो होगा ही, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। टोटल कितने हो गए? 3 अल्फा CH ना, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ज्यादा होता है ना, खुद ही ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, और 3 और। तो अल्फा CH ही काउंट करें। इसमें अल्फा CH कितना हो जाएगा डी में? एक इधर एक इधर, 2 अल्फा CH, इधर 2 + 2 + 3, 7 अल्फा CH, इधर 2 + 2 4 अल्फा CH। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा B, देन A, देन C, देन D। हाँ यही तुम लोगों ने बोला था, करेक्ट। हाँ देख लो,
अब इसमें अल्फा कार्बन डाउट है तो वो अलग बात है, वो समझो और बताओ। क्लियर? ओके, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन यही सब। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। ये हो गया ए, ये तो कई बार आया हुआ एग्जाम। मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आईआईटी में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे तो रॉन्ग होगा, बार बार पूछा गया मतलब रॉन्ग होता है, तो एक्सपेक्टेड भी नहीं कि आंसर है, फिर भी कुछ तो लिख दो, कुछ सोच लो फिर देखते हैं।
हाँ डन। CADB या CDB। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या देगा हाइपर कंजक्शन की रेजोनेंस? रेजोनेंस है ना, मतलब मैंने बोला था कि इंडक्टिव से 1000 गुना मान लो कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांग है, तो हाइपर कंजुगेशन से हजारों गुना स्ट्रांग रेजोनेंस है। इफेक्ट कैसे होता है? रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव, ऐसे होता है ना। रेजोनेंस है तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव की बात ही नहीं उठेगी, भूल जाओ, बहुत छोटा है। और हाइपर कंजुगेशन है तो इंडक्टिव की बात क्या नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 3 अल्फा CH है और यहाँ पे ये, तो ये काउंट नहीं होगा अल्फा CH, तुम्हें ये डायरेक्ट दिखेगा कि इसमें रेजोनेंस, और ये डायरेक्ट दिख रहा है कि अनस्टेबल कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, राइट। ओपन रहता तो ज्यादा स्टेबल थी, ओपन है ना। और ये क्यूमिलीन है, क्यूमिलीन में तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, नो रेजोनेंस। और ये आइसोलेटेड है तो इसमें हाइपर कंजुगेशन तो होगा ही ना। तो किसका आ जाएगा? सबसे पहले A, देन B सबसे लास्ट में जाएगा, है ना। ADC देन B अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसमें जब डाइइन का केस रहे, डाइइन में सबसे पहले कौन सा लोगे? कंजुगेटेड, देन आइसोलेटेड, डबल बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर रहे तो ये आइसोलेटेड, देन कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, देन क्यूमिलीन, और देन एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, वो तो अलग केस ही। डाइइन के केस में याद लो, कंजुगेटेड ये हो गया, कंजुगेटेड, देन ये क्यूमिलीन हो गया, ये आइसोलेटेड हो गया डबल। क्लियर हुआ?
हाँ अनुष्का बताओ। सर सी और डी में डी की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है वो नहीं समझ रही हूँ। सी और डी में, हाँ सी डी, सी में तो कुछ भी नहीं है, क्यूमिलीन है, रेजोनेंस नहीं होगा, और डी में कम से कम हाइपर कंजुगेशन होगा। आइसोलेटेड को हमेशा ज्यादा लोगे, ये आइसोलेटेड है ना, हाँ तो इसके पास अल्फा सी एच तो है ना कम से कम स्टेबल करने के लिए। तो ये याद रखो, कंजुगेटेड देन आइसोलेटेड देन क्यूमिलीन। ओके तो ये पार्ट हो गया, और आगे क्वेश्चन कर लें। So this is CH3, C triple bond, C, CH3. Of course, it will be more stable, 6 alpha CH, then CH3 CH, then HC triple bond CH, no alpha CH, ऐसा ही होगा ना। अब स्टेबिलिटी इसकी बताओ। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें, इधर इस साइड, इस साइड, और इधर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये चारों में, और क्यों, क्या लग रहा है? 2 मिनट रुको। अभी तक सबने सोच लिया होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इधर जाता है, ये सब पॉइंट लर्न कर लेना है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन सबसे बड़ा फैक्टर होगा। जब ये होगा तो ना रेजोनेंस देखोगे ना हाइपर कंजुगेशन। ये sp2 है तो बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 120 डिग्री, बट है कितना, 60 डिग्री। मतलब ये कार्बन एक्चुअली इधर है, और ये कार्बन इधर रहता तो स्टेबल था 120 डिग्री और 120 डिग्री, बट हुआ क्या कि इस बॉन्ड को ऐसे पुल करके इधर लाया गया, तब इधर बॉन्ड बनाया गया। इस ट्रेन में रहेगा ना 60 डिग्री का ही एंगल है, जबकि होना कितना चाहिए था इस कार्बन का, 120 डिग्री। तो इसको पुल करके इधर लाओगे तो 60 डिग्री पे एंगल स्ट्रेन है। जैसे किसी रॉड को यदि मोड़ के रखो और जैसे ही छोड़ोगे वापस जाएगा वो, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई ना, इसमें एंगल स्ट्रेन से एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तुम्हारी एनर्जी, राइट। तो मॉलिक्यूल जब ये बॉन्ड बनाया तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में 60 डिग्री, यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एक बार तुम लोग सोच लो कितना होना चाहिए एंगल स्ट्रेन।
हाँ, यहाँ पे भी 120 डिग्री होना चाहिए, sp2 है तो, बट है कितना 90 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का स्ट्रेन है। यहाँ पे ये दो कार्बन में एंगल स्ट्रेन कितना होगा, 120 होना चाहिए, और है कितना, पेंटागन 108 डिग्री ना, तो 12 डिग्री का, और इधर एंगल स्ट्रेन 0, 120 होना चाहिए, 120 है। एंगल निकालना सबको क्लियर है, तो जिसमें स्ट्रेन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स पड़ा हुआ है ना वो। हाँ, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर हुआ सबको। एल्कीन का कैसा देखना था, साइक्लो एल्कीन का, बोलो। हाँ देते। सर तो इसके पहले वाले एग्जांपल में जो एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड था उसमें हमने क्यों कंसीडर नहीं किया एंगल स्ट्रेन? वो बताया था ना, एंटी एरोमेटिक का समय अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, -40 डिग्री -50 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा वो। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो उसका तो छोड़ ही दो, तो स्टेबल ही नहीं है, हम्म, लिस्ट स्टेबल में डाल दो उसे, बाकी जो स्टेबल है उसमें काउंट करो कि वो कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। ओके। ओके, अनुष्का बोलो। इस एग्जांपल में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं आएगा? किसमें? इस एग्जांपल में इसमें नहीं, जब एंगल स्ट्रेन आया था ना रेजोनेंस देखना, ना हाइपर कंजुगेशन, ना और कोई कंसेप्ट। एंगल स्ट्रेन मतलब हाईली अनस्टेबल हो गया वो, उसके सामने सब मतलब बेकार हो गया फिर। ओके, इसमें बताओ, एक ये और एक इधर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफकोर्स ये है ना, एंगल स्ट्रेन 0, और यहाँ एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री, राइट। ओके, हाँ एक और, ये और ये, ए और बी कौन सा ज्यादा स्टेबल लगे? हाँ, तो इसमें सेकंड आएगा, फर्स्ट में हाईली एंगल स्ट्रेन होगा, बी ग्रेटर देन ए। क्यों होगा अगस्त, क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड ऑन ब्रिजेट कार्बन इज लेस स्टेबल। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, उसके रीजन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऐसे है तो स्टेबल है, एंगल स्ट्रेन 0, बट इसी कार्बन को तुम्हें इसके साथ बाउंड करना हो, तो तुम्हें इसे फोल्ड बैक करके पीछे लाना पड़ा ना,
कि बॉन्ड इधर आगे होना चाहिए था, उठा के इसको बैक साइड में ले आना पड़ा, तो एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा ना। जब इसको तुमने यहाँ पे ला दिया ऐसे, वेरी हाई एंगल स्ट्रेंथ। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। इस कंपाउंड को ऐसे भी दिखाया रहेगा, इसको बताया था ना ऐसे भी दिखाया रहेगा, तो भी वही बात है, ये दोनों सेम ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड। ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड होगा तो लेस स्टेबल होगा, राइट। एंड मोर नंबर ऑफ कार्बन in the bridge more the lesser the what, less the angle strength। एंगल स्ट्रेंथ कम होगा, स्टेबिलिटी तो वैसे भी नहीं आने वाली। मतलब इसमें जब तुमने मान लो 20 कार्बन दे दिया ऐसे, तो अब वो एंगल स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगा, ऐसे 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 करते हुए इस तरह से वो अपना स्टेबल कर लेगा, राइट। तो अब तुम्हें देखना पड़े कि ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऐसे ये पार्ट, ये पार्ट, और एक हो गया ये पार्ट। हाँ, ABC कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऑर्डर बताओ। CBA, yes, C greater than B than A। ये लेस स्टेबल क्यों है, डबल बॉन्ड ऑन ब्रिजेट, डबल बॉन्ड है ऑन ब्रिजेट कार्बन, इसलिए लेस स्टेबल है। ओके, नाउ हाँ नित्या बोलो। सर इस लास्ट एग्जाम्पल में मगर सेकंड और फर्स्ट में बी और ए में भी तो ब्रिजहेड पे ही हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो तभी वो अनस्टेबल नहीं होगा क्या? बी और ए बैक जाने दो मुझे। हाँ, ए और बी दोनों अनस्टेबल होगा क्योंकि ब्रिजेट पे डबल, ये डबल कार्बन है। देन हाँ बोलो तो नित्या। कैसे कंपेयर करेंगे? कार्बन है बी में ब्रिज में ज्यादा कार्बन हो गया तो ज्यादा रिलैक्स रहेगा ना। इसमें बी में लिख दोगे 2 हाँ कार्बन, और इसमें क्या लिख दोगे, 2 कार्बन ब्रिज है, और इसके पास क्या 1 कार्बन है ना। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन जितना होते जाए उतना इस तरह यस से होते जाएगा। क्लियर ना। अब 20 कार्बन हो जाता है, एंगल स्टैंड आएगा नहीं। क्यों एंगल स्टैंड हाँ आएगा, तो वापस रिलैक्स पोज ओके पे आ ओके गया ना। अंडर ओके, ओके सर अंडरस्टूड हाँ, थैंक यू सर।
ओके, कर दिया। नेक्स्ट में देखें हम लोग, रिजिड वाला भी पार्ट हो गया। डबल बॉन्ड CH2 और ये, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अब बस इसमें एंगल स्टैंड नहीं होगा, इसमें एंगल स्टैंड यहाँ भी होगा, यहाँ भी एंगल स्टैंड होगा। इसमें यहाँ पे एंगल स्टैंड होगा और यहाँ पे एंगल स्टैंड 0 होगा। यहाँ एंगल स्टैंड होगा 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। तो यहाँ तो 2 कार्बन है जो स्टैंड में, यहाँ एक ही कार्बन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, A ग्रेटर देन B ना। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक प्रेट्स रूल। पॉजिटिव चार्ज, उसमें तो sp2 हो गया ना, और डबल बॉन्ड ऑन रिजेक्ट कार्बन इज लेस स्टेबल। ऐसे हाँ। Okay, positive charge or double bond on rigid carbon is less stable. Now, stability of carbocation, अच्छा एक और देखते हैं। हाँ, दूसरा एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? C+ के साथ 3 मिथाइल ले लोगे, यहाँ 9 अल्फा CH है, तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना 9 अल्फा CH, मोर स्टेबलाइजिंग देन व्हाट? CH3C+ 2 मिथाइल के लिए हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे H लिया तो ये क्या हो गया? 6 अल्फा CH, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। It is greater than what? CH3 CH2 plus 3 alpha CH, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ऐसा है ना। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अल्फा CH ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी? ओके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ भी वही होगा, फ्री रेडिकल भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ऐसे तो CH3 के साथ C रेडिकल, CH3 CH3, ये हो गया 9 अल्फा CH, then CH3 C radical, CH3H, 6 alpha CH, then CH3 CH2, 3 alpha CH। ऐसे सेम होगा ना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी इसी से बताओ। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हो गया। अब इफेक्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ। हाँ, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? CH दे दूं तो मैं, हाँ, ये अनसैचुरेटेड कार्बन अल्फा है ना, तो इसको ऐसे शिफ्ट करोगे तो राइट इधर आएगा ना। तो हाउ मेनी केमिकल स्ट्रक्चर्स विल बी देयर? एक ही H से 5 केमिकल स्ट्रक्चर आएंगे, प्लस चार्ज, और यहाँ पर माइनस, और ये डबल बॉन्ड।
फिर से शिफ्ट करो इधर, ये पैरा पोजीशन पे, तो इसके कारण भी निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है ना। अनसैचुरेटेड कार्बन के बाद अल्फा CH था, ये क्या था, ये अल्फा कार्बन था ना, और ये अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट में इधर जाएगा तो इस साइड आ जाएगा, तो ये जैसे ही शिफ्ट किया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है ना, डबल बॉन्ड CH H+, फिर वो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ऑर्थो पे आ गया है ना, एंड देन अगेन बैक, इसको शिफ्ट कर दोगे तो ये वापस चला जाएगा CH। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ तक नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक CH से 5 आए तो 3 से 15 नहीं होंगे। सॉनिस करेक्ट है, नहीं करेक्ट, सॉरी मैंने थोड़ा मिस किया, करेक्ट नहीं है, सोच के बताओ। हाँ चिन्मय, सॉनिस चिन्मय, दो करेक्ट आंसर है। शुभम, यस, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर, ये 3 आंसर आ गए। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम फॉर ऑल, सोचो, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चेंज होगा CH के पोजीशन से। फर्स्ट एंड फिफ्थ जब भी बनाओगे, अगले में जब तुम बनाओगे तो क्या हो जाता, फिर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखोगे तो फिर तो वही काउंट हो गया, फिर तुम ये बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो ये अलग होगा। हाँ, तो 11 ही होगा ना, फर्स्ट फिफ्थ सबका कॉमन है तो उसको एक निकाल दो अलग, राइट। ये होगा 3 × 3 9 स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अलग होगा, एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉमन है सबका। तो ये दो, पहला एंड पांचवा तो सब में सेम है, तो वो तो यही दो दो ही काउंट होंगे, बाकी अलग काउंट होंगे, तो 11 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इसका खैर ये नहीं पूछने वाला, बट कभी जेई एडवांस में पूछा तो पूछा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे, यहाँ पार्शियल बॉन्ड आ गया, यहाँ पार्शियल बॉन्ड हो गया, यहाँ पार्शियल बॉन्ड हो गया, यहाँ पार्शियल बॉन्ड, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ऐसा होगा ना, और ये पार्शियल। निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जब स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, देन प्लस एस, देन प्लस आई, ऐसा है ना, हाइपर कंजुगेशन, और इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसको अनस्टेबल करने वाले माइनस आई माइनस एच माइनस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्लस एम प्लस एच प्लस आई होता है, तो सबसे ज्यादा डोनेशन प्लस एम करेगा, प्लस एच थोड़ा बहुत करेगा, है ना, प्लस एम देन प्लस एच, देन प्लस आई भी थोड़ा बहुत करेगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और माइनस आई माइनस एच माइनस एम डी स्टेबल करेंगे, यही है ना।
ओके, इस पार्ट में करें हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें कि CH2 प्लस हो गया और यहाँ पे CH3 है ऑर्थो मेटान पैरा पे, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल करेगा? CH2 प्लस CH3, CH2 प्लस CH3, A B C D। सोचना पड़ेगा, इतना इजी नहीं, सोच के बताओ। हाँ बताओ। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन आएगा, इंडक्टिव से ज्यादा होगा, BDC है, करेक्ट है वो। इसमें भी आएगा, बट मेटा पोजिशन तो ओनली इंडक्टिव काउंट होता है, ये होगा ना। तो B और D स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन है, तो पहले B C और D A से ज्यादा स्टेबल है, ये प्लस एम टाइप का हो गया ना, तो B ग्रेटर देन D, क्यों? सेम प्लस H, बट प्लस I ऑफ व्हाट? B इज ग्रेटर देन प्लस I ऑफ D, एंड देन C में क्या हो गया? प्लस I है, देन A। ऐसा कर सकते हैं ना। ये क्लियर हुआ क्यों प्लस H? B में जो प्लस I आ गया ये क्लोज है, ये स्टेबल करेगा, और ये तो केवल प्लस I ही है, और D में क्या हो गया? प्लस I अवे है। B में प्लस H कैसे हो गया? B का प्लस H कैसे दिखाओगे कि ये CH2 हो गया यहाँ पे, तो CH3 के कारण निगेटिव चार्ज कहाँ पे अपेयर होता है? इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ना। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जाके इसको स्टेबल करेगा बाई व्हाट? प्लस H ना। ये इफेक्ट कब पहुंचेगा? जब ऑर्थो एंड पैरा हो। ओके, D ग्रेटर देन C नहीं समझ में आया, तो B और D में हाइपर कंजुगेशन, पहले वो समझो B और D में हाइपर कंजुगेशन क्यों? जब हाइपर कंजुगेशन हो गया तो इंडक्टिव से ज्यादा पड़ गया वो। मेसोमेरिक इफेक्ट मोस्ट स्टेबलाइजिंग देन हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव बहुत छोटा है, उसको तो भूल जाओ, है ना। तो जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो हाइपर कंजुगेशन किसमें है? B और D में। ये दोनों ज्यादा स्टेबल करेंगे। कैसे? B ऐसे शिफ्ट करोगे, इस तरह से ये स्टेबल पड़ेगा। तो B और D में क्या है? प्लस H तो है ना, बट C में प्लस H नहीं आता, याद है ना। मेटा पोजिशन पे केवल इंडक्टिव काम करेगा। हाँ सो अभी क्लियर हो रहा है कि हाइपर कंजुगेशन केवल B और D में है तो ज्यादा स्टेबल करेंगे। देन व्हाट? C में क्या इंडक्टिव है ना, देन A।
हाँ, H इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस ही है ना, तो रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ए इज न्यूट्रल, लाइक इसलिए वो लास्ट में गया, उसमें ईआरजी ग्रुप ही नहीं, ईआरजी ग्रुप केवल 3 में है, इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप केवल बी, सी और डी में है, तो स्टेबल करेंगे। ओके, अब करें हम लोग कि हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होगा। CH ग्रेटर देन CD देन CTS, इसका रीजन क्या हो जाता है, CH बॉन्ड, ये हाई बॉन्ड एनर्जी होता है, तो उतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और ये लो बॉन्ड एनर्जी वाला, तो ये आराम से ब्रेक कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, CH3 CH2 प्लस ग्रेटर देन CD3 CH2 प्लस देन CT3 CH2 प्लस। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसका ज्यादा हो गया, CH ग्रेटर देन CD देन CT, बट इंडक्टिव किसका ज्यादा था, CT ग्रेटर देन CS देन ये ना TDH, राइट। ये इसका रीजन क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन। ओके, इसी चीज को स्टेबिलिटी में ऐसा पूछा जाए, CH2 प्लस, यहाँ पे CH3 CD3, हाँ ठीक है, CH3 A, इसको रखें, CH3 प्लस यहाँ पे है, C में यहाँ CD3 और D में CT3, तो क्या हो जाएगा, अगर तरह सेट कर दें, CH2 प्लस, यहाँ CH3 B, CH2 प्लस के साथ इधर CD3 और यहाँ पे CH2 प्लस के साथ यहाँ CD3, तब कैसे करेंगे,
ओके, फर्स्ट केस में क्या आंसर आया? बी सी डी ए, ई पी ए, हाँ सब में हाइपर कंजुगेशन है, प्लस एच प्लस एच प्लस एच। तो कौन सा काउंट होगा? प्लस एच के अनुसार ही बी ग्रेटर देन सी देन डी देन, हाँ करेक्ट था ये। नेक्स्ट में ये CT3 यहाँ नहीं देना था मुझे, इसको भी यहीं पे देना था। रुक जाओ, सबका पैरा पोजिशनिंग, मेटा पोजिशनिंग। ये भी यहीं पे ले लो, मेटा पोजिशंस। मतलब मेटा पोजिशन को ओनली इंडक्टिव काम करेगा, राइट? तो BCDA, DCB है ना, DCBA, क्योंकि अब केवल इंडक्टिव काम करेगा, और इंडक्टिव किसका ज्यादा होता है? T क्या ग्रेटर देन T देन H, TDH। हाँ, तो D ग्रेटर देन C देन B देन A, सोच लो। हाँ ओके, सेंड द रिमेनिंग नोट्स भी आ जाए। फिर ये सब तो क्लियर है ना? क्या कहते हैं इसमें तो कुछ नहीं। अच्छा, टाइम के रिमाइंड करो तुम होने वाला है। हाँ, और एक आता है इसमें माइनस एच इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन दो आता है, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, माइनस एच मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना? और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये CH होगा तो, और ये CX होगा, हैलोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो जैसे 3 Cl ले लो विथ कंडीशन ऑफ डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जैसे प्लस एच दिखाया था वैसे होगा इसमें। इधर शिफ्ट करो तो इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? Cl से Cl, यहाँ Cl माइनस डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, अगले में Cl माइनस CCl Cl डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। नेक्स्ट में Cl माइनस C Cl Cl डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम किया ना इसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा, यही हुआ ना? ये हो गया माइनस एच इफेक्ट। अभी लेक्चर कितने बजे से? तुम लोग का लेक्चर अभी 11 o'clock से है क्या? टू 2:30 to 4:30 अब डायरेक्ट। ओके, एक और छोटा कंसेप्ट वो कर ले। ओके, 3 लेक्चर से स्टार्ट हो गए ना? हाँ, ये छोड़।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात किया जाए तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग किधर ज्यादा होगा? CH3 ये प्लस H है, देन व्हाट? न्यूट्रल, देन यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाए तो क्या होगा? ये माइनस H है ना, देन CH Cl2, देन CCl3। CCl3 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करके ले जाएगा ना, ये माइनस H का एसिड है। क्लियर? अब यहाँ से